हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते एक नया चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्लास 11th का फिजिकल का चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम क्या है, कैसे सब डिवाइडेड है, कौन कौन से इसमें सब पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से मॉडल पूरे पीरियड में आए हैं, मतलब टाइम टू टाइम कौन से मॉडल आए, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हुई है, कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, वो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लास्ट में, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, वो मैंने एक्सप्लेन करी है। तो काफ़ी क्विक रिवीजन है ये इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्लाइड से अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ मैं बताती रहूँगी, आप उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने बताया है कि मतलब जो जो मॉडल्स दिए गए थे, आज जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, एटम्स क्या होते हैं, फर्दर उसमें जो सब पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, वो क्या है पहले नहीं पता था हमें। इन सब की जो डिस्कवरी हुई है वो टाइम टू टाइम हुई है, और फिर सारा कंपाइल करके एक मॉडल दिया गया था, जो काफ़ी अच्छा स्टेबल मॉडल आज का हम मानते हैं। बोर मॉडल है, मतलब उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं, लेकिन उसके उसके बावजूद भी क्या है, वो मॉडल काफ़ी एक बेसिक हमारा साबित हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में। तो उससे पहले कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया गया था वो इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था काफ़ी पहले। परमाणु करके एटम एटम नाम ना लेके परमाणु नाम लिया गया था इसका, कि परमाणु, हर अणु उनको कहा गया था कि वो क्या है, सब डिवाइडेड है। लेकिन वो कुछ इसकी ना हिस्ट्री कंसीडर करी जाती है ना कुछ और। तो जहाँ साइंटिफिक, मतलब उसका कुछ साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ्स नहीं है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। पर माना यही जाता है, इंडियन फिलोसफी, इंडियन जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे पहले, वही क्या थे, फाउंडर थे। जैसे कि आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसा कोई अणु होता है। ठीक है, उसके बाद मैं जो जिनका रिकॉर्ड है, जो कि हम आज पढ़ते हैं, जिनके साइंटिफिक प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ हैं, वो हम मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन, डाल्टन थे हमारे साइंटिस्ट। उन्होंने जो प्रपोज किया था 1803 में बिलियर्ड बार्ड मॉडल। तो क्या है, उसने क्या कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है। फिर उसके बाद थॉमसन था, उसने कुछ बताया और उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। फिर रदरफोर्ड ने गोइलफील्ड वाला एक्सपेरिमेंट करा था, फिर बोहर का। और फिर उसके बाद जो आजकल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जिस क्वांटम केमिस्ट्री पे जो डिपेंड है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला, वो सब वो क्या है, हमारा हाइजेनबर्ग ने बताया था। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मैंने ऐसा थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा सा चैनलाइज कर दिया है कि कैसे कैसे हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरीली द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या है, वो है जो आज हमें पता है। हालांकि सब जो मिजोन्स और कुछ और पार्टिकल्स, प्लाज्मा वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन हम जो 11th 12th में और 9th 10th क्लास में अभी तक पढ़ रहे हैं, वो यही है, जो कि क्या है, एटम क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या है, बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये तो है जो सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो हम पढ़ते हैं। तो अब एक एक चीज़ें आई कैसे हैं, उनको हम पढ़ेंगे अलग अलग मॉडल के थ्रू। फर्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि सबसे पहले डाल्टन ही था जिसने काफ़ी हद तक और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करके एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। ये क्या है, उन्होंने बताया एटम को एक इंडिविजुअल और इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को ना ही हम तोड़ सकते ना ही इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे,
ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, जितना भी पदार्थ है हमारे धरती पे वो सब क्या है, एटम से बना हुआ है। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये क्या है, एलसीएम है। एलसीएम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ना ही हम एटम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे था ये एटम वाला भी। फोर्थ पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का एटम है तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, साइज वगैरह, मास वगैरह, ये सब इसने बता दिया था उस टाइम पे। प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी अगर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो फॉर्म कंपाउंड्स। तो जैसे आज हम पढ़ते हैं ना, एटम्स से मॉलिक्यूल बनता है और फिर कंपाउंड बनता है, तो इसने क्या बताया था, एटम जॉइन होकर ही क्या है, कंपाउंड बनता है, और उससे क्या बनता है, मैटर बनता है। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उसने जो जो बातें बताई थी। ठीक है, उसके बाद है जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर 19 देखो ये कब हुआ था, ये 1803 की बात है। 1803, लगभग 100 साल बाद क्या है उसके, जे थॉमसन ने फिर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। क्या है, इसने ब्लूबेरी और मफिन मॉडल भी बोलते हैं जे थॉमसन को। इसने क्या बताया था कि जो हमारा एटम है वो एक मतलब ब्लूबेरी जैसे है, जिसे आजकल हम तरबूज बोल सकते हैं। तो उसने क्या बताया था, जो तरबूज को एक बार दिमाग में कंसीडर करो कि जो रेड जो पल्प है उसमें वो तो क्या है हमारा, उसने प्रोटॉन बोल दिया था, पॉजिटिव पार्ट, और उसके बीच में जो बीज हैं उसके ब्लैक कलर के, वो इलेक्ट्रॉन है, उसने ऐसा बताया था। और मफिन मॉडल मतलब ये प्लम पुडिंग मतलब जैसे कि वो होती है कुछ खाने के बिस्किट वगैरह हैं, तो बिस्किट का बाकी पोर्शन जो है वो है पॉजिटिव पार्ट, और उसमें से बीच में कुछ स्टफिंग करी गई है, या जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कुछ जैम वगैरह या जेलीस टाइप में कुछ होता है, वो क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन बताया था। ठीक है, ये इसने जे थॉमसन ने। तो ये मॉडल भी कई दिन तक कंसीडर करा गया, क्योंकि जब तक नई डिस्कवरी नहीं हो रही, नई बातें हमें पता नहीं चल रही, तो पुरानी को ही हम कंसीडर कर रहे थे उस टाइम पे। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था उसको मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज़ें फाइंड करी थी अपने मॉडल में। तो उसने क्या किया, बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है जो कि बीच में सराउंडेड है, इट इज़ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम्स। ठीक है, ये इसका डायमीटर इतना होता है। कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो कि खाली है, ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज बीच में है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाकी जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये देखो आज का एटॉमिक जो मॉडल है उसमें हमें यही है ना, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो कितनी ह्यूज सक्सेस थी उस टाइम पे, कि हमें इतना पता चल गया था कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पे, इनको क्या है नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में। तो ये है एक्सपेरिमेंट। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसका सेटअप था, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं। उसने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया, उस लेड बॉक्स में क्या है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काफ़ी एक्टिव होता है और हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करता है ना, इसलिए उसने लेड बॉक्स में डाल के उसने अपना जो रेडियो एक्टिव एटम रखा था। फिर उसमें उसने एक क्या है स्क्रीन ली, जैसे ये दिखा रखा है सर्कल टाइप में, ये स्क्रीन थी, और उसके बीच में गोल्ड फॉइल, मतलब बिल्कुल पतली, जैसे आजकल एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हो ना, ऐसे ही इमेजिन करो, गोल्ड फॉइल थी वो, और उसको रख दिया। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ से एक होल कर दिया जिससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडिएशन आ रही थी और वो स्ट्राइक कर रही थी गोल्ड फॉइल पे। तो गोल्ड फॉइल उसके बाद क्या है, रेडिएशन कुछ स्ट्राइक होकर सीधी जा रही थी, कुछ डिफ्लेक्शन हो रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। तो जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखो कुछ वापस आ रही हैं, कुछ ये वापस आ गए, कोई स्ट्राइक करे और कोई बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाके वापस आ गई है। ठीक है, ये नीचे देखो, ये रिफ्लेक्शन। तो इसने इससे क्या जो ऑब्जर्व किया वो बताया कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है बीच में सिचुएटेड है, जैसे कि ये है सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे कुछ ऐसी हैवी चीज़ है जिससे टकरा कर रेज वापस आ रही है, और मैक्सिमम रेज क्या है जो 80 to 85% वो बिल्कुल पास हो रही है। तो उसका क्या मतलब है, मैक्सिमम पार्ट इसमें खाली है, और कुछ डिफ्लेक्शन आसपास भी हो रहा था, जिससे उसने ये बताया कि जो आसपास से डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो ये सारी पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के।
नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके पोस्टुलेट में बता देती हूँ उसने क्या क्या बताया था, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। उसने क्या कहा, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो क्या है, रिवॉल्व करते हैं हमारे न्यूक्लियस के पाथ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, डेफिनेट सर्कुलर पाथ में वो क्या है, और शेल्स में वो इवॉल्व करते हैं एज ए फिक्स्ड एनर्जी, और हर शेल की क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी है। और ये एनर्जी लेवल कैसे डिवाइडेड है, जैसे N1 2 3, और जिनको क्या नाम दिया है, KLMN, ठीक है। ये पोस्टुलेट से पढ़ लेना, इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसने क्या बताया था कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड पर्टिकुलर और फिक्स्ड पाथ में। इस पाथ्स को उसने क्या अलग अलग नाम दिया, कि L M और N, या फिर N=1 2 3 4 ऐसे करके उसने दिया। एक और जो इसने इम्पोर्टेंट बात बताई थी वो थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे पाथ पर जाके जंप कर सकते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाके वो जंप कर सकते हैं अगर उन्हें उतनी एनर्जी मिल जाए। जैसे कि देखो, ये कुछ एनर्जी रिलीज करके, फोटोन्स एमिटेड विद एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज करके वो एक पाथ से दूसरे पाथ पर जा सकते हैं, ऐसा उसने एक्सप्लेन करा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो मैंने बताया था ना, क्योंकि जो आज हम पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग का जो एक्सपेरिमेंट था जो उसने बाद में बताया था, उसके बेसिस पे कि वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक दो चीज़ें, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये सब चीज़ें हम एडवांस क्लास में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो ये सब आजकल हम पढ़ते हैं। तो लिमिटेशंस क्या थी बोहर मॉडल की, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम फील्ड टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट। जैसे मैंने बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड और स्पेक्ट्रा ये सब वो नहीं बता पाया था, जो कि आजकल हम क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। ना ही मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ बता पाया था, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, स्पेक्ट्रा के बारे में। तो ये दोनों ही चीज़ें रिलेटेड हमारे एटम से, क्योंकि एक एटम क्या है, एक पार्टिकल के जैसे मूव करता है या वेव के नीचे जैसे मूव करता है, तो वेव नेचर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती है। ये आजकल हम क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या है, इट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि मतलब जैसे ये शेल बता रहा है ना, तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, पहले ऐसे एक शेल में दो ही हमारे क्या है, मैक्सिमम एक जो शेल है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो अबो प्रिंसिपल है एक, उसमें क्या है, पहले सिंगली फील्ड होंगे और फिर उसके बाद डबल फील्ड होंगे। तो इन सब के बारे में भी कुछ बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो ऐसे ही रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहा था। तो ये कुछ मॉडल्स थे और कुछ इनके लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट है प्रोटॉन। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन और इनके मास वगैरह या फिर इनके चार्ज वगैरह पे क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग एक बार थोड़ा सा बता दिया है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है इसका, इसमें कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इसका मास क्या है, 1.6 इंटू 10⁻24। तो देखो ऑलमोस्ट सेम सा है, 1.6 लेकिन ये क्या 10⁻⁻19 है, 10⁻⁻24। प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात है, प्रोटॉन्स आर ओवर 1800 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में ज़्यादा वजन है। तो इसीलिए हम एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि एटम का मास क्या है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन भी क्या हैवी होता है, इसलिए एटम का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें कोई मास नहीं होता है एटम में, और जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो ये एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता करना है, तो उसमें हमें अगर प्रोटॉन पता है तो वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। तो मास कितना है, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही लगभग क्या है, न्यूट्रॉन का मास है। दोनों कंबाइन करके क्या है, न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। डिफरेंट आइसोटॉप्स एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटॉप क्या होता है, हम नेक्स्ट
स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो आइसोटोप क्या होता है, उनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग होता है, इसलिए वो आइसोटोप फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन अलग, ठीक है, ये प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन अलग लास्ट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1, ठीक है। पॉजिटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन पे क्या है -1 चार्ज। कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन और जितना चार्ज प्रोटॉन पे है सेम उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन इसका मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 वो देखो जो प्रोटॉन का चार्ज था वो कितना था, -24 की रेंज में था और ये -31, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा कम, कितना 1800 टाइम कम था, ठीक है। ड्यू टू द रिलेटिव और नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इग्नोर्ड व्हेन कैलकुलेटेड द मास नंबर। बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है, इसलिए जो मास वो हम काउंट करते हैं वो प्रोटॉन और बस न्यूट्रॉन का ही करते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स तो हमने पढ़ ही लिया क्या है, प्रोटॉन नंबर तो क्या होंगे सेम और जो हमारे न्यूट्रॉन नंबर हैं वो अलग होंगे। अब देखो ये एग्जांपल है हाइड्रोजन का, इसमें एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोटॉन बिल्कुल तीनों में क्या है, एक एक ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला है उसमें क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, और जो जो ट्रिटियम उसके पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल मास क्या हो गया इसका 1, सिर्फ प्रोटॉन के कारण, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, और ये 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन के कारण इसका मास हो गया है। तो ऐसे अब इनका एटॉमिक नंबर पूछे तो तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1, लेकिन मास नंबर इसमें 1 2 और 3। तो ये क्या है, आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है। प्रोटॉन्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही है आइसोबार्स, ये क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या है, मास नंबर सेम रहेगा। आइसोबार और आइसोटोप में क्या फ़र्क है कि आइसोटोप में तो क्या है मास नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन आइसोबार में क्या है सेम मास नंबर है, मास नंबर बिल्कुल सेम होगा और डिफरेंट क्या होंगे उनके एटॉमिक नंबर। तो एग्जांपल है जैसे आर्गन और कैल्शियम। अब देखो दोनों ही क्या है 40 और 40, दोनों का मास क्या है 40 40 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद कर लेना, आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है 18 और 20 और एटॉमिक मास क्या है 14 14, ठीक है। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में भी यहाँ पे चेंज आ रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, सॉरी ए से, और नीचे क्या है इसका जेड हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा ए, सॉरी एस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, नीचे क्या है जेड और ऊपर क्या है ए। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे जैसे आर्गन का एग्जांपल है तो इसमें ए आर क्या हो गया एक्स हो गया और एटॉमिक नंबर हम क्या लेंगे 18, 18 क्या है जेड एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक मास है वो ऊपर लिखते हैं हम, तो इसको क्या है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अब जैसे देखो इसमें क्या है 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया, और यहाँ पे 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 40 है। तो ये जो ऊपर वाला आता है वो इन दोनों के सम से आता है, और नीचे क्या है एटॉमिक नंबर। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसकी कुछ बेसिक्स बातें। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। इनका टाइम देख लेना, डाल्टन मॉडल आया था 1803 में, उससे लगभग 100 साल बाद फिर जे थॉमसन ने, लगभग 7 से 8 साल बाद फिर रदरफोर्ड ने, और फिर तो जल्दी जल्दी डिस्कवरीज होके अराउंड 1930 तक हमें बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता चल गया था, जो कि आज भी हम पढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं कि वीएस टीजीटी पीजीटी वगैरह में, स्टेट वगैरह में, तो वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।